हेलो दोस्तों, न्यू आइडियल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक फ्रांस की क्रांति लेकर आए हैं। फ्रांस की क्रांति विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में से एक थी। यह क्रांति सन 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। यह क्रांति ऐसी क्रांति थी जो अपने ही शासक के विरुद्ध हुई थी। इस क्रांति को यूरोप के इतिहास में युग विभाजक क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसी क्रांति यूरोप में इस क्रांति से पहले नहीं हुई थी। तो फ्रांस में जो 1789 ईस्वी की क्रांति हुई, वो क्रांति और उसके पीछे बहुत सारे कारण छिपे हुए थे, जिसके कारण 1789 ईस्वी में क्रांति हुई थी। हम कह सकते हैं कि राजा की निरंकुश शासन व्यवस्था, अव्यवस्था, जनता पर अत्याचार इत्यादि कारणों से जनता त्रस्त हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने क्रांति किया। इस क्रांति का पृष्ठभूमि किस प्रकार तैयार हुआ, आइए अब हम देखते हैं कि क्रांति का पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुआ था। तो कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ, जिसका नेतृत्व मध्यम वर्ग ने किया था। फ्रांस की क्रांति का नेतृत्वकर्ता मध्यम वर्ग था। ये एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आता है कि फ्रांस की क्रांति का नेतृत्व किसने प्रदान किया था, तो मध्यम वर्ग ने प्रदान किया था। तो फ्रांस क्रांति का नेतृत्वकर्ता मध्यम वर्ग था, जो 1789 ईस्वी में हुआ था फ्रांस की क्रांति। ठीक, अब आइए अगला कि फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ निरंकुश शासन, कुलीन पादरियों के विशेष अधिकार, सरकारी कर्मचारियों की अनैतिकता और जनता के प्रति शासक की उदासीनता के विरुद्ध हुआ था। देखिए, फ्रांस की जो क्रांति का प्रारंभ, किस तरह क्रांति शुरू हुआ, आरंभ हुआ, तो देखिए हम आपको बताए हैं कि क्रांति ऐसे ही एकाएक शुरू नहीं होती है। इसके पीछे वर्षों वर्षों का निरंकुश शासन व्यवस्था, अत्याचार, भ्रष्टाचार छिपा रहता है। तो देखिए क्या है, क्रांति कैसे शुरू होती है, किस कारण से शुरू होती है। निरंकुश शासन, कुलीन पादरियों का विशेष अधिकार, सरकारी कर्मचारी की अनैतिकता और जनता के प्रति शासक की उदासीनता, ये सब जनता के मन में रोष, असंतोष उत्पन्न कर दिया। निरंकुश शासन यानी कि सरकार को, राजा को जनता के प्रति कोई ध्यान नहीं था, वो निरंकुश हो चुके थे। कुलीन पादरी को विशेष अधिकार था, ये कुछ भी कर सकते थे, अपने अधिकार का दुरुपयोग करने लगे थे। सरकारी कर्मचारी अनैतिक हो गए थे और शासक, जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व ही नहीं था शासक को। इसके कारण जनता के मन में रोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने क्रांति का बिगुल फूंका था। आगे, क्रांति न केवल फ्रांस बल्कि यूरोप के जीवन में भी आमूल चूक परिवर्तन लाया था। हम आपको बताए हैं कि फ्रांस की क्रांति यूरोप की इतिहास की युगांतकारी घटना है। जब घटना ही युग परिवर्तक हो तो वो तो आमूल चूक परिवर्तन लाएगी ही। ठीक, अब हम लोग फ्रांस की क्रांति के कारण का अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि आखिर कौन से ऐसे कारक हुए जिससे कारण फ्रांस की क्रांति अवश्य संभावी हो गई। उन क्रांति को हम लोग देख लेते हैं, उस कारण को हम लोग देख लेते हैं। पहला कारण है राजनीतिक कारण। ठीक, कहता है राजनीतिक में राजा की निरंकुशता, यानी किस तरह राजा निरंकुश हुआ और वह निरंकुश शासन तंत्र को स्थापित किया। निरंकुश शासन तंत्र से जनता किस तरह परेशान हुई, त्रस्त हो गई, किस प्रकार देश में अव्यवस्था फैली, उसी को हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए, फ्रांस में राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी था, यानी कि शासन के केंद्र बिंदु पर राजा बैठा था और राजा संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण दायित्व को स्वयं में समेट लिया था। इसलिए राजा को शासन का सर्वोच्च अधिकारी बता दिया गया है। आगे,
राजा अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि बताता था और वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी था, न कि जनता के प्रति। राजा कहता है कि हम ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हैं, हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और हम ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी हैं। मेरा जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है, हमें जनता से कोई मतलब नहीं है। ये राजा का कहना था। आइए आगे देखते हैं। राजा की इच्छा ही कानून होता था, यानी कि राजा को जो इच्छा हुआ वो कानून बना दिया। राजा का इच्छा कानून बन गया। ये थी निरंकुश शासन व्यवस्था की प्रदर्शनी, कहिए आप। आगे देखिए। फ्रांस की जनता द्वारा राजा के कामों की आलोचना करने पर राजा बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में डाल देता था। यानी कि आप राजा का आलोचना नहीं कर सकते हैं, राजा का आलोचना किए तो राजा आप पर मुकदमा करेगा और मुकदमा चले या नहीं चले आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये थी फ्रांस में निरंकुश शासन व्यवस्था की रूपरेखा। आगे देखिए। फ्रांस के कृपा पात्र राजा से मुद्रा युक्त पत्र प्राप्त कर किसी भी व्यक्ति को मनचाहा सजा दिलाते थे। यानी कि वो राजा से एक तरह का पत्र, अधिकार पत्र प्राप्त कर लिए थे उनके कृपा पात्र, और अपने विरोधियों को वो इस अधिकार पत्र, जिसका नाम लेत्र दा काशे है, उस अधिकार पत्र के द्वारा मनचाहा सजा दिलाते थे। मनचाहा सजा यानी कि जो उनका मन किया वो उन्होंने सजा मुकर्रर कर दी। ठीक। आगे चलिए। राजनीति कारण में हम देखते हैं अनियंत्रित निरंकुश शासन व्यवस्था। यानी कि राजतंत्र तो था, निरंकुश शासन था, लेकिन निरंकुश शासन पर किसी का नियंत्रण नहीं था। हम इंग्लैंड में देखें तो इंग्लैंड में एक वैधानिक राजतंत्र कायम था। वहाँ पर एक संसद थी जो राजा पर वैधानिक रूप से अंकुश लगाए हुए थी। राजा के शक्ति को नियंत्रित किया गया था, उसे सीमित किया गया था। लेकिन फ्रांस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो राजा को नियंत्रित कर सके। देखिए, कहता है कि राजा का निरंकुश शासन राज्य के नियंत्रण से बाहर था। कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो राजा को निरंकुश बनने से रोक सके, इसलिए निरंकुश शासन राज्य नियंत्रण से बाहर था। आगे देखिए। इंग्लैंड की तरह कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो राजा पर नियंत्रण स्थापित कर सके, हम आपको बताएं। आगे। अनियंत्रित शासन व्यवस्था भ्रष्टता और कुरीतियों से घिरा हुआ था। जो अनियंत्रित शासन व्यवस्था थी वह पूर्ण रूपेण भ्रष्ट हो चुकी थी और कुरीति या गलत आचरण का बोलबाला हो गया था वहाँ पर अनियंत्रित शासन व्यवस्था में। आगे देखिए। आगे कहता है कि फ्रांस में स्टेट जनरल नामक एक सभा थी, लेकिन उसकी बैठक 1614 के बाद कभी नहीं हुआ था। देखिए, क्रांति कब हुआ? 1789 में। और स्टेट जनरल नामक जो संस्था थी, स्टेट जनरल नामक संस्था, उसकी बैठक 1614 के बाद कभी नहीं हुई। यानी कि आप अपने आप से एक अंदाज़ा लगाइए कि लगभग 150 वर्ष से ऊपर के समय तक स्टेट जनरल की बैठक हुई ही नहीं थी। तो राजा तो निरंकुश होना ही था, राजा को अनियंत्रित होना ही था। इसलिए इस निरंकुश राजतंत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कोई संस्था नहीं थी। आगे देखिए। फ्रांस में पार्लमा नामक एक संस्था थी जो न्यायालय था। इसमें न्यायाधीश का पद वंशानुगत होता था और पद को राजा से खरीदा जाता था। इस समय न्याय की आशा करना व्यर्थ था। यहाँ पर पार्लमा नामक एक संस्था थी जो एक न्यायालय थी और इसमें न्यायाधीश का पद वंशानुगत होता था। वंशानुगत करने का मतलब, यदि आज उसके पिताजी हैं न्यायाधीश, आने वाले समय में उसके बेटा, फिर उसके बेटा, ऐसे ही चलते रहेगा। और ये जो न्यायाधीश का पद है वो राजा से खरीद लिया जाता था। राजा इस पद की बिक्री करता था। और जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो ऐसी परिस्थिति में एक
न्यायपूर्ण शासन प्रणाली, जनता को न्याय की आशा करना व्यर्थ ही था, यानी कि उचित न्याय किसी को नहीं मिलेगी ऐसी स्थिति में। ठीक, आगे देखिए, राजा में पार्लमा नामक संस्था थी जो कभी कभी नए कानून को रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार कर देती थी, लेकिन राजा के दबाव में आकर उन्हें ये कानून दर्ज करना पड़ता था। जो पार्लमा नामक संस्था थी वो राजा द्वारा बनाए गए कानून को रजिस्टर में दर्ज करती थी। जब तक वो कानून को रजिस्टर में दर्ज नहीं कर लेती थी तब तक वो कानून लागू नहीं होता था। एक तरीके से छोटे रूपों में ये राजा पर नियंत्रण स्थापित करती थी। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, इससे पहले वाले लाइन में जो न्यायाधीश का पद था वो राजा से खरीद लिया जाता था, यानी कि न्यायाधीश जो थे वो राजा के नियंत्रण में थे। तो राजा अपनी शक्ति बल पर शक्ति प्रदर्शन कर जबरदस्ती उस न्यायाधीश को मजबूर करते थे कि राजा जो भी कानून बनाए वो न्यायाधीश अपने रजिस्टर में उस कानून को दर्ज करे, और जैसे ही कानून रजिस्टर में दर्ज होता था वो राज्य पर लागू हो जाता था। ये था अनियंत्रित निरंकुश शासन व्यवस्था, जो कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कारक साबित हुआ। आगे देखिए, स्वतंत्रता का अभाव, ये भी राजनीतिक कारण में से एक है। इसमें फ्रांस की शासन व्यवस्था अति केंद्रीकृत थी। राजा का आलोचना करना मतलब मृत्यु को निमंत्रण देना था। अति केंद्रित शासन व्यवस्था थी, यानी कि राजा राज्य का सर्वे सर्वा होता था, सभी कार्य उसी के आदेश से होना होता था, वही सभी कार्यों का जिम्मा लेता था। राजा का बुराई नहीं कर सकते हैं, उसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं। यदि आप उसकी आलोचना किए तो राजा आप पर बिना मुकदमा चला ही आपको जेल में डाल देगा या आपको मृत्यु दंड दे सकता है। तो यहाँ पर कहा गया कि राजा की आलोचना करना मतलब मृत्यु को निमंत्रण देना था, ऐसी स्थिति थी। आगे देखिए, भाषण, लेखन, प्रकाशन पर कड़ा रोक था। आप स्वतंत्र रूप से भाषण नहीं दे सकते हैं, आप लेखन नहीं कर सकते हैं, आप प्रकाशन नहीं कर सकते हैं, इस पर कड़ा रोक था। आगे, धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्णतः अभाव था। प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को कड़ी दंड दी जाती थी। यहाँ पर फ्रांस में कैथोलिक धर्म का बोलबाला था। राजा स्वयं कैथोलिक था, अतः लोगों को अपने मन से किसी भी धर्म को स्वीकार करने की आज़ादी नहीं थी। राजा जबरन फ्रांस की जनता से कैथोलिक धर्म को स्वीकार करवाता था, और अगर उन्हें कोई प्रोटेस्टेंट मिलता था तो वो कड़ी दंड उन्हें दी जाती थी, प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को। यहाँ पर देखिए, जो ईसाई धर्म है वो दो भागों में विभक्त है, कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। तो जो फ्रांस में राजा थे वो कैथोलिक धर्म को मानते थे। धार्मिक स्वतंत्रता तो था नहीं। जब धार्मिक स्वतंत्रता नहीं होगा तो प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को तो कड़ी दंड दी ही जाएगी, इसलिए वहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्णतः अभाव था। आगे, न्याय का गला पूर्ण रूपेण घोटा गया। वहाँ पर न्याय नामक कोई व्यवस्था नहीं थी। हम आपको बताएं कि न्यायाधीश का पद वंशानुगत होता था, न्यायाधीश के पद को राजा से खरीद लिया जाता था। तो न्याय का गला पूर्ण रूपेण वहाँ पर घोटा गया था। आगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसा कोई कानून नहीं था। ये भी स्वतंत्रता का अभाव की तरह यहाँ पर है कि दोषी को अपना हक रखने का, अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं मिलता था। यही बंदी प्रत्यक्षीकरण है जो कि फ्रांस में नहीं थी। आगे चलते हैं। आगे है राजप्रसाद का विलासी जीवन। यह भी राजनीतिक कारण में से एक कारण है। इसमें देखिए, कहता है, राजा अपने परिवार तथा कर्मचारियों के साथ पेरिस से 12 मील दूर वर्साई के राजमहल में रहता था। राजा जो फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक राजमहल था जिसका नाम वर्साई का राजमहल था। वर्साई नामक शहर पर वो राजमहल बसाया गया था। बहुत भव्य, सुंदर, आकर्षक वो राजमहल था।
आगे, वर्साय का राजमहल का चमक दमक ने राजा और प्रजा के बीच की दूरी को बढ़ा दिया। यानी कि राजा वर्साय के महल में अपने ऐशो आराम में इतना व्यस्त हो गया कि राजा और प्रजा के बीच की दूरी बहुत बढ़ गई। आगे, वर्साय का राजमहल एक ओर चमक दमक का प्रदर्शन करता था, वहीं दूसरी ओर शाही निरंकुशता का भी प्रतिनिधित्व करता था। जो वर्साय का राजमहल था वो एक ओर चमक दमक था, उसकी आकर्षक विवाहें थी, वो एक ओर आकर्षक था, और वहीं दूसरी ओर शाही निरंकुश भी था, क्योंकि इसे जनता से कोई मतलब नहीं। राजा को अपने भोग विलास में लिप्त रहना था। इसलिए कहा गया कि एक ओर वह चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है और दूसरी ओर शाही निरंकुशता का भी प्रतिनिधित्व करती है। आगे देखिए, राजा के विलासितापूर्ण जीवन पर 6 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता था। वहीं राज्य की जनता मेहनत करने पर भी भरपेट भोजन नहीं मिल पाती थी। यहाँ पर राजा अपने ऐशो आराम में इतना लिप्त हो गया, इतना संलिप्त हो गया था कि उसके 6 करोड़ रुपया सालाना, एक साल का खर्च आता था। उसके 6 करोड़ रुपया, जो 1789 ईस्वी का समय था, उस समय राजा पर 6 करोड़ रुपए का सालाना खर्च होता था, और वहीं जनता मेहनत करने पर भी उसको भरपेट भोजन मुनासिब नहीं था। ये थी फ्रांस की स्थिति। अब आइए, अब कहता है कि लुई 16 की पत्नी अत्यंत खर्चीली औरत थी। राजा अपने अनुयायी, समर्थक और सामंत कुलीनों को अपने विलासितापूर्ण जीवन के लिए पारितोषिक देता था, यानी कि उपहार देता था। लुई 16 जो 1789 के क्रांति के समय फ्रांस का शासक था, उसकी जो पत्नी थी मेरी अंतोयनेत, वह अत्यंत खर्चीली स्वभाव की औरत थी। साथ में वह महल में चल रहे षड्यंत्रों में शामिल रहती थी, और इसके साथ वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों में हमेशा लड़ाई चलते रहता था। इस कारण फ्रांस को लुई 16 की पत्नी, फ्रांस की जनता लुई 16 की पत्नी को पसंद नहीं करती थी। फ्रांस की जनता लुई 16 की पत्नी को घृणित ऑस्ट्रियन कहकर पुकारती थी। एक तो उसे राजकाज का कोई ज्ञान नहीं था, वो भी अज्ञान थी, ऊपर से खर्चीली थी और महलों में षड्यंत्र के पीछे रहती थी। इसलिए लुई 16 की पत्नी भी फ्रांस की क्रांति के लिए जिम्मेवार कारण थी। आगे देखिए, लुई 16 अपने अनुयायी, समर्थक, सामंत और कुलीन को अपने विलासितापूर्ण जीवन के लिए पारितोषिक देता था। लुई 16 इतने विलासिता में चला गया, वह अपने अनुयायी, समर्थक, सामंत, कुलीन, पादरी को अपने विलासिता यानी कि हर्षोल्लास के लिए बहुत धन लुटाता था। ये धन उसे साधारण जनसाधारण पर खर्च नहीं करने की याद आती थी, वह उसे अपने अनुयायी, समर्थक, कुलीन पर खर्च करता था और उन्हें बदले में उन्हें अवार्ड कहिए, रिवार्ड कहिए, पारितोषिक दे दिया करता था लुई 16। आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग राजनीतिक कारण का एक प्रमुख कारक अयोग्य शासक वर्ग। क्योंकि देखिए, फ्रांस में हेनरी चतुर्थ के बाद लुई 14, लुई 15, लुई 16 ये सभी शासक हुए। तो हेनरी चतुर्थ और लुई 14 के बाद ऐसा कोई भी शासक नहीं आया जो फ्रांस की तात्कालिक परिस्थिति को समझ सके और उसके अनुसार कार्य कर सके। तो लुई 14 के बाद अयोग्य शासक फ्रांस में आए और उसमें अयोग्यता थी, वे राज्य को संभाल नहीं सकते थे। देखते हैं, फ्रांस को लुई 14 के बाद कोई योग्य शासक नहीं मिला जो घटनाक्रम को अपनी शक्ति सामर्थ्य के बल पर नियंत्रित कर सके।
आगे, अयोग्य शासक वर्ग अपनी पत्नी और चापलूसों द्वारा शासित होते थे। चूंकि इनके पास तो योग्यता थी नहीं, तो यदि दूसरे के हिसाब से चलेंगे तो वे अपने पत्नी और चापलूसों के द्वारा शासित होते थे। आगे देखिए, हेनरी चतुर्थ लुई 16 के बाद आने वाले शासकों में कर्तव्यहीनता, अयोग्यता, डरपोक और अजुझारूपन भरा हुआ था। ये उन्हें उपाधि कहिए, एक तरह से अयोग्यता की उपाधि। अयोग्यता की उपाधि कौन कौन देख लेते हैं हम। कर्तव्यहीनता, अयोग्यता, डरपोक और जुझारूपन, ये सभी अयोग्य शासक की उपाधियाँ थी जो लुई 14 के बाद आने वाले शासकों में थी। आगे देखिए, राजा अत्याचारी और भ्रष्टाचारी चित्त वाला था। अत्याचारी था और भ्रष्टाचारी भी था। राजा की अस्थिरता व्यस्तता के कारण राज्य विशृंखलता और दुर्व्यवस्था फैलने लगी। यानी कि राज्य में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विचारधाराएं, विद्रोह और दुर्व्यवस्था फैलने लगी थी। पूरा राज्य अस्त व्यस्त, तितर बितर होने लगा था। ये थी राजनीतिक कारण अयोग्य शासक वर्ग की। आगे, भ्रष्ट शासन व्यवस्था, ये भी महत्वपूर्ण राजनीतिक कारक है। भ्रष्ट शासन व्यवस्था, आइए देखिए, सन 1789 आते आते फ्रांस की शासन व्यवस्था भ्रष्टाचार की सीमा को पार कर गई और जनता त्रस्त हो गई। यानी कि 1789 आते आते राजा इतना भ्रष्ट हो गया कि उसने अपनी सीमा को ही पार कर दिया, जिसके कारण जनता बहुत परेशान हो गई थी, त्रस्त हो गई थी जनता, और वो राजा को अब हटा देना चाहती। अब क्रांति की ओर जनता उन्मुख हो गई। आगे देखिए, फ्रांस 40 प्रांतों में बटा था और उसका नियंत्रण केंद्र से होता था। चूंकि केंद्रीय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी तो प्रांत की में अव्यवस्था का बोलबाला हो गया। लुई 14 एक बहुत ही ताकतवर, शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी, बुद्धिमान शासक था। उसने निरंकुश शासन स्थापित किया अपने शक्ति के बल पर, लेकिन संपूर्ण फ्रांस को उसने नियंत्रित किया, उसने केंद्रीकृत किया और वैसी शासन व्यवस्था चली आई लुई 16 तक। लेकिन लुई 16 अयोग्य था, उसमें इतनी योग्यता नहीं थी कि वह संपूर्ण फ्रांस को संभाल सके। तो चूंकि केंद्रीय व्यवस्था ही ध्वस्त हो चुकी थी तो प्रांतों में अव्यवस्था फैलना तो लाजमी था। इसलिए कहा गया कि केंद्रीय व्यवस्था खत्म हो गई तो प्रांतीय व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई थी। आगे देखिए, आगे कहता है, राजा की सलाह के लिए 5 समितियां थी जो राजधानी में रहकर कानून बनाती थी। उसे जनसाधारण से कोई मतलब नहीं था। यानी कि राजा अपने 5 समितियों द्वारा कानून का निर्माण करता था। उन्हें 5 समितियों को कानून की निर्माण करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वे 5 समितियां भी भ्रष्ट हो चुकी थी और उन्हें जनसाधारण से कोई मतलब नहीं था कि क्या कर रहा है जनसाधारण। आगे चलिए, स्थानीय शासन को छोटे छोटे कार्यों के लिए राजा से आदेश लेना पड़ता था। ये भी एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुआ। आगे देखिए, देश में 385 कानून थी जो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार थी। देश में, फ्रांस में उस समय असमान कानून व्यवस्था फैली हुई थी। एक अपराध के लिए अलग अलग स्थान पर अलग अलग दंड निर्धारित किए हुए थे, जो एक भ्रष्टता की परिसीमन को पार करता है। इसलिए इसे भ्रष्ट शासन व्यवस्था कहा गया है, जो क्रांति का एक प्रमुख कारक साबित हुआ। आगे, भ्रष्ट शासन व्यवस्था में न्याय व्यवस्था की आशा करना ही व्यर्थ था। न्याय की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। आप देखिए, कानून व्यवस्था अलग अलग है। न्यायाधीश का पद वंशानुगत और राजा से खरीदा जाता था, तो न्याय व्यवस्था तो पूरी तरह चौपट ही हो गई थी, तो न्याय की आशा करना ही व्यर्थ था। अब चलिए आगे हम लोग सामाजिक दशा को देखते हैं। हमने राजनीतिक दशा को देखा, जिसमें भ्रष्ट शासन व्यवस्था, अयोग्य शासक वर्ग, राजा प्रसाद का विलासी जीवन, स्वतंत्रता का अभाव, अनियंत्रित निरंकुश शासन और राजतंत्रिक निरंकुशता, ये सभी राजनीतिक कारण थे जो हमने देखा। अब हम सामाजिक कारण को देखते हैं।
कि सामाजिक कारण ऐसे कौन कौन से सामाजिक कारक हुए जिसने क्रांति को अवश्य संभावी बना दिया। तो चलिए पहला देखते हैं। समाज का फ्रांस 3 वर्गों में विभक्त था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट तथा तृतीय स्टेट। समाज का जो फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में भी विभक्त हो गया था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी, द्वितीय स्टेट में कुलीन तथा तृतीय स्टेट में जनसाधारण लोग रहते थे। प्रथम स्टेट पादरियों का था, द्वितीय स्टेट कुलीन का था और तृतीय स्टेट में जनसाधारण लोग रहते थे। तृतीय स्टेट में जनसाधारण लोग रहते थे। आगे देखिए, पादरी तथा कुलीन विशेषाधिकार थे, इन्हें राजा से द्वारा विशेष अधिकार प्राप्त हो गया था और इन्हें कर लगाने का अधिकार प्राप्त था। आगे, समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में विशेषाधिकार के कारण गहरी खाई बन चुकी थी। अब देखिए, समाज एक ओर जहां आप पादरी, कुलीन, सामंत को विशेष अधिकार दे रहे हैं और दूसरी ओर जनसाधारण उन अधिकारों से त्रस्त हो चुकी है, उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के कारण गहरी खाई बन गई। आगे, देश में असमान अधिकार के कारण लोग एक दूसरे के विरोधी हो गए, कहीं कोई अधिकार कहीं कोई अधिकार। देश में सामंत, कुलीन, पादरी को अलग अधिकार और जनसाधारण को अलग अधिकार। तो असमान अधिकार के कारण लोग एक दूसरे के विरोधी हो गए, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रथम स्टेट में पादरी आते थे, द्वितीय स्टेट में सामंत, कुलीन आते थे, तृतीय स्टेट में मध्यम वर्ग, किसान और मजदूर आते थे। और मध्यम वर्ग में कौन कौन आते थे हमारे? तो शिक्षक हो गए, वकील हो गए, व्यापारी हो गए, डॉक्टर हो गए, ये सभी आते थे मध्यम वर्ग में। चलिए हम लोग पादरी वर्ग का अध्ययन कर लें, क्या थी पादरियों की स्थिति। देखिए, कहता है फ्रांस में पादरी 2 वर्गों में विभक्त था, एक था पादरियों का उच्च वर्ग, दूसरा था पादरी का निम्न वर्ग। अब पादरी भी 2 भागों में बंट गए थे, उच्च पादरी वर्ग और निम्न पादरी वर्ग। फ्रांस में पादरियों का उच्च वर्ग धनी और शक्तिशाली था, इनकी संख्या 1,30,000 थी, जो देश की 10% भूमि पर अधिकार किए थे। फ्रांस में जो पादरी थे उच्च वर्ग के, वे शक्तिशाली थे और इनकी संख्या 1,30,000 के करीब थी और देश की 10% भूमि पर इनका अधिकार था, इन पादरियों का। अब आइए, जो उच्च वर्ग के पादरी थे, पादरी को कर लगाने का अधिकार था, लेकिन वह स्वयं कर से मुक्त थे। उच्च वर्ग के पादरी थे, वह कर को लगा सकते थे, लेकिन यह स्वयं कर का भुगतान नहीं करते थे, इनको कर से मुक्त रखा गया था। आगे देखिए, आगे कहता है जनसाधारण पादरी को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देते थे। जो हमारे जनसाधारण वर्ग के लोग थे वो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा ही पादरी को दे देते थे। चर्च की वार्षिक आमदनी 30 करोड़ थी, जिसकी खर्च पादरी भोग विलास में करते थे। यानी कि अब चर्च भ्रष्ट हो चुका था, पादरी भ्रष्ट हो चुके थे और वे जो वार्षिक आमदनी 30 करोड़ थी चर्च की, उसकी खर्च पादरी अपने भोग विलास में करते थे। आगे देखिए, आगे कहता है चर्च में पादरी भ्रष्टाचार, सांसारिकता, संदेह और नास्तिकता के भंवर में फंस चुके थे। जो चर्च में पादरी थे वे भ्रष्ट हो चुके थे, सांसारिक हो चुके थे, संदेह, लोगों को अब उन पर भरोसा नहीं था, वे नास्तिक हो चुके थे, यानी कि वे ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। इन सबों ने चर्च के प्रति जनता के विश्वास को तोड़ दिया, पादरियों के प्रति जनता के विश्वास को तोड़ दिया। इसलिए पादरी भ्रष्टाचार, सांसारिकता, संदेह और नास्तिकता के भंवर में फंस गए। आगे देखिए, पादरियों के कारण चर्च एक बदनाम संस्था बन गई, जिसमें जनसाधारण की श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं रह गई थी। जो ये पादरी थे अपने कृत्यों द्वारा चर्च को बदनाम कर दिया, चर्च एक बदनाम संस्था बन गई जिसमें जनसाधारण की श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं रह गई थी। अब जनसाधारण कोई भरोसा नहीं था चर्च पर, उन पादरियों पर। वहीं दूसरी ओर जो पादरी का निम्न वर्ग था वो देखिए किस प्रकार रहता था। पादरियों का निम्न वर्ग सुख सुविधाओं से वंचित था, ये लोग भ्रष्टाचार से कोसों दूर थे और इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी।
जो निम्न वर्ग के पादरी थे, इन्हें उच्च वर्ग के पादरियों के समान सुख सुविधाएं नहीं थी। ये लोग भ्रष्टाचारी नहीं थे, ये लोग जनसेवक थे, जनता के बीच रहते थे, उनकी सेवा करते थे, लेकिन इसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। आगे देखिए, निम्न पादरी जनसाधारण के बीच रहते थे और उनकी सेवा करते थे। चूँकि जो जनता के जितनी नज़दीक रहेगा उसे जनता का विश्वास उतना ही प्राप्त होगा। तो निम्न वर्ग के जो पादरी थे हमारे, वे जनसाधारण के बीच रहते थे और उनकी सेवा करते थे। आगे अब हम कुलीन के विषय में जानेंगे। कुलीन कैसा था? देखिए, कहता है फ्रांस में कुलीन वर्ग प्रतिष्ठित और धनी वर्ग था। इनके पास कई विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। प्रशासनिक पदों पर इन्हीं लोगों की नियुक्ति होती थी। जो कुलीन वर्ग था, ये वर्ग प्रतिष्ठित और धनी था। इसके पास विशेष अधिकार थे पादरियों की तरह, और प्रशासनिक पद यानी कि राजा का जितना प्रशासनिक पद होता था वो उन पर इन्हीं लोगों की नियुक्ति होती थी। आगे देखिए, आगे कुलीन के पास अपनी जागीर, अपनी कचहरी होती थी जहाँ पर ये मुकदमों की सुनवाई करते थे। अब इन्हें विशेषाधिकार तो प्राप्त था ही, अपनी ज़मीन होती थी, अपनी कचहरी होती थी जहाँ पर वे मुकदमों की सुनवाई करते थे। ये कुलीन वर्ग स्वयं वर्साई के राजमहल में रहते थे और अपने कर्मचारियों द्वारा जनसाधारण से कर वसूलवाते थे, किसानों मजदूरों को बेगार खटवाते थे। जो कुलीन थे, इनके करतूत क्या थे? स्वयं तो वर्साई के राजमहल में रहकर ऐश मौज भोग रहे हैं और अपने कर्मचारियों से द्वारा जनसाधारण से कर वसूलने को कहते थे, और साथ में किसानों को बेगार खटवाते थे। बेगार खटवाने के मतलब उन्हें कोई मजदूरी भी नहीं ये लोग देते थे। ये थी बेगार खटवाना, जो वे किसानों से खटवाते थे। आगे देखिए, फ्रांस में कुलीन दो वर्ग में विभक्त था। एक थे जन्मजात कुलीन और दूसरे थे जिन्हें पद के आधार पर कुलीनता प्राप्त थी। किंतु जो भी कुलीन हो वह स्वयं भोग विलास में लिप्त रहता था और जनता का भरपूर शोषण करता था। कुलीन भी दो वर्गों में विभक्त था। एक था जन्मजात कुलीन, जिसे जन्म से ही कुलीनता प्राप्त है, और एक जिनके पास पद है और पद के द्वारा उन्हें कुलीनता प्राप्त है। लेकिन जो भी कुलीन हो, चाहे वो जन्म के आधार पर हो, चाहे वो पद के आधार पर हो, चाहे वो जन्म के आधार पर हो, चाहे पद के आधार पर हो, सभी अपने भोग विलास में लिप्त रहते थे और जनता का शोषण करते थे। आगे देखिए, हम कृषक वर्ग देख लेते हैं। ये समाज के अंग हैं कृषक। तो देखिए, फ्रांस का सबसे अधिक शोषित और पीड़ित कृषक वर्ग एवं मजदूर वर्ग था, और इनकी संख्या फ्रांस में सबसे अधिक थी और स्थिति सबसे खराब और दयनीय थी। मजदूर वर्ग जो थे वो पीड़ित थे, इनकी संख्या सबसे अधिक थी और इनकी स्थिति सबसे खराब और दयनीय थी। करों का सारा बोझ इसी वर्ग के ऊपर था। इन्हें राज्य जमींदार को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे, साथ में इन्हें बेगारी भी खटनी पड़ती थी। जो हमारे किसान वर्ग थे, उन्हें राज्य को अलग से कर, राजा को अलग से कर, जमींदार को अलग से कर, सामंत कुलीन को अलग से कर, पादरी को अलग से कर, चर्च को अलग से कर, यानी कि करों के बोझ के नीचे ये पूरी तरह दब चुके थे। ये इन्हें कुलीन तथा सामंत को नमक कर, देखिए बूचड़खाना कर और अपनी सुरक्षा के लिए वार्षिक कर भी देना पड़ता था। हम आपको बताएं किस किस प्रकार के कर हैं। देखिए, नमक कर, बूचड़खाना कर और अपनी सुरक्षा के लिए वार्षिक कर तक, यानी कि ये अपने सुरक्षित भी नहीं थे। इनकी सुरक्षिता सामंत कुलीन पर निर्भर करती थी, जिसके लिए ये कर चुकाते थे। आगे देखिए, खेती तकनीक पुराने होने का इनकी उपज काफ़ी कम थी। 80% आमदनी कर के रूप में चला जाता, जिसके कारण किसान गरीब के गरीब ही रह जाता था। अब जो कृषक वर्ग थे, इनके पास खेती करने की तकनीक अत्यंत पुरानी थी। ये अत्यंत पुराने तरीके से खेती करते थे, जिसके कारण इनकी खेती सही नहीं हो पाती थी। उपज उतना अधिक नहीं हो पाता था जिससे भरण पोषण हो सके, जिसके कारण ये किसान गरीब के गरीब ही रह जाए और जितना उपज करते थे उसके 80% ये कर के रूप में ही दे देते थे। आगे देखिए, अब हम लोग मध्यम वर्ग को देखते हैं, जो फ्रांस की क्रांति का नेतृत्व करता है वर्ग है मध्यम वर्ग। इस वर्ग ने ही फ्रांस की क्रांति का नेतृत्व किया था।
कहता है 18वीं शताब्दी में व्यापार और व्यवसाय की वृद्धि के कारण फ्रांस के समाज में एक नए वर्ग की उत्पत्ति हुई जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। इसमें व्यापारी, बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, डॉक्टर, वकील, शिक्षक इत्यादि आते थे। फ्रांस में व्यापार व्यवसाय के क्रम में वृद्धि के क्रम में एक नए वर्ग ने जन्म लिया था। व्यापार व्यवसाय के वृद्धि के क्रम में एक नए वर्ग जन्म लिया जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। और मध्यम वर्ग में व्यापारी, बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, डॉक्टर, वकील, शिक्षक इत्यादि लोग आते थे। देखिए, मध्यम वर्ग आर्थिक रूप से संपन्न था। इसकी संपन्नता का प्रमाण यह था कि राजा को इनसे कर्ज लेना पड़ता था, लेकिन इनकी समाज में कोई प्रतिष्ठा ही नहीं थी। मध्यम वर्ग पूरी तरह से आर्थिक रूप से संपन्न था। और संपन्नता का और क्या प्रमाण हो सकता है कि राजा स्वयं इनसे कर्ज लेता था। ये इतने संपन्न थे, आप समझ रहे कि इनके पास कितनी धन दौलत संपदा थी। लेकिन इनमें एक रोष था कि इन्हें सामंत कुलीन पादरी की तरह समाज में कोई इनकी प्रतिष्ठा नहीं थी। इनके पास राजनीतिक कोई अधिकार नहीं थे। इनके पास सामंत कुलीन की तरह राजा का कोई प्रशासनिक पद नहीं था। ये समाज में अपने आप को असमान महसूस करते थे। समाज में असमानता के कारण इनमें रोष उत्पन्न हो गया था। ये थे हमारे मध्यम वर्ग के लोग, जिनमें समाज में कोई प्रतिष्ठा ही नहीं थी। आगे, मध्यम वर्ग समाज में समानता चाहता था, लेकिन उसे यह प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, मध्यम वर्ग की मांग समाज में समानता थी, लेकिन प्राप्त ही नहीं हुआ उन्हें। मध्यम वर्ग, आगे देखिए, मध्यम वर्ग के रास्ते का कांटा कुलीन व सामंत थे। ये अयोग्य होने पर भी राज्य के ऊंचे ऊंचे पदों पर विद्यमान थे। कुलीन जो वंशवाद उस कुलीनों में था, उनमें अयोग्यता रहने पर भी वे प्रशासनिक पदों पर मौजूद थे, ऊंचे ऊंचे पदों पर मौजूद थे। लेकिन मध्यम वर्ग भी योग्यता होने के कारण उन्हें वो पद नहीं दिया जाता था। इसलिए मध्यम वर्ग के रास्ते का कांटा कुलीन व सामंत थे, जो मध्यम वर्ग को ऊंचे पदों पर जाने से रोकते थे और स्वयं ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित रहते थे। आगे देखिए, अब हम लोग फ्रांस की क्रांति के आर्थिक स्थिति को देखेंगे, आर्थिक कारण को देखेंगे। कौन सी वो आर्थिक कारण थी जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति अवश्य संभावी बनी थी। आइए देखते हैं। कहता है, फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण आर्थिक कारण को माना जाता है। देखिए, फ्रांस की आर्थिक विषमता घर कर गई थी, जहां एक ओर सामंत वर्ग वैभव संपन्न था, वहीं दूसरी ओर जन वर्ग अभाव में जी रहा था। आर्थिक स्थिति में देखिए, आर्थिक विषमता थी वहां पर। एक ओर जहां सामंत ऐश भोग रहा था, वैभव संपन्न था, तो वहीं जन वर्ग अभाव में जी रहा था। वो पाई पाई के लिए मुहताज थे। आगे, सरकार ठेकेदार से कर वसूलने का ठेका देती थी, लेकिन ये लोग निश्चित रकम से अधिक रुपया जनता से वसूल करते थे। सरकार ठेकेदार को नियुक्त करती थी कि आप जाइए किसान से कर वसूल कर लाइए, और कर का रकम भी कोई निश्चित नहीं था। सरकार को जितना मन किया उतना कर उन्होंने ठेकेदार को दिया। अब ठेकेदार को जितना मन किया उतना उसने निश्चित रकम से अधिक रकम किसान से वसूलते थे। इसलिए आर्थिक विषमता तो आनी ही थी। ठीक, आगे देखिए, राज्य की सारी आय राजशाही विलास उल्लास मौज मस्ती में ही खत्म हो जाती थी। राजा भोग विलास में लिप्त रहता था, तो उल्लास मौज मस्ती में राज्य की सारी आय ही समाप्त हो जाती थी। आगे, राजा के व्यय के अनुसार आमदनी तय होती थी, यानी कि राजा कितना खर्च कर रहा है उसके अनुसार आमदनी तय होती थी। राजा को कितनी आवश्यकता है उसके अनुसार आमदनी तय होती थी। इसका परिणाम, दुष्परिणाम क्या आया सामने? दुष्परिणाम यह आया सामने कि कर्जों का बोझ बढ़ गया और अधिकांश राजकोष ब्याज के चुकाने में ही चला जाता था। अब आप अपनी खर्चा को बढ़ाइएगा, उसके अनुसार कर्ज लीजिएगा, तो जो आपको राजकोष, जो जनसाधारण कर्ज दे रही है, तो आपको तो ब्याज चुकाने में ही चला जाएगा। तो राजकोष खाली का खाली रह गया, आर्थिक स्थिति खराब की खराब रह गई थी। आगे देखिए,
फ्रांस के शासक स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए पहले इंग्लैंड के साथ सप्तवर्षीय युद्ध, बाद में इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। इससे देश की आर्थिक कमर टूट गई और देश दिवालिया हो गया। अब फ्रांस का इंग्लैंड के साथ अच्छा नहीं बनता था। इंग्लैंड जो कि एक शक्तिशाली राष्ट्र था, उसके कई उपनिवेश थे उस समय। फ्रांस इंग्लैंड के साथ पहले 7 वर्षों के लिए युद्ध किया, उसमें फ्रांस की हार हुई। फिर फ्रांस को हराने के लिए उसने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में कूदा। इंग्लैंड को हराने के लिए फ्रांस ने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में कूदा था, क्योंकि इंग्लैंड अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाए हुए था। तो उसने अमेरिका की मदद की, इंग्लैंड को हराया, लेकिन फ्रांस का आर्थिक कमर ही टूट गया। देखिए, उसकी आर्थिक स्थिति कमर टूट गई और देश दिवालिया होने के कगार पर आ गया। और एक महत्वपूर्ण कारक क्या है आर्थिक स्थिति कमजोर होने की? देखिए, व्यापार एकाधिकार, यानी कि एक सामान की वस्तु की बिक्री कोई एक ही व्यक्ति कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, उसे व्यापार एकाधिकार कहते हैं हम। व्यापार एकाधिकार, विभिन्न प्रकार के व्यापारिक कर, यानी कि व्यापारियों को हर स्थान पर चुंगी देनी पड़ती थी, टैक्स देनी पड़ती थी, जिससे व्यापारी परेशान थे। वही विभिन्न प्रकार के व्यापारिक कर ने देश की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर दिया। यानी कि व्यापारी अब नहीं चाहते थे कि वो व्यापार करें, क्योंकि उनको जितना मुनाफा होता था वो तो उन्हें टैक्स देने में ही खत्म हो जाता था। तो इसलिए देश की आर्थिक कमर और टूट गई और देश दिवालिया होने के कगार पर आ गया था। आगे देखिए, कुछ सुधारवादी अर्थशास्त्री आए जिन्होंने सुधार के लिए राजा को सलाह दिया, मशवरा दिया कि आप सुधार कीजिए आर्थिक स्थिति को, उसके लिए कुछ कीजिए आप। तो देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए तुर्जो नेकर जैसे अर्थशास्त्री ने सुधार करने का प्रयास किया और उन्होंने राज्य के खर्च को कम कर साथ में कुलीन और पादरी पर कर लगाने का प्रस्ताव दिया। ये जो अर्थशास्त्री थे, जिनमें तुर्जो नेकर अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि आप राज्य के खर्च को कम कीजिए और साथ में जो कुलीन पादरी, जो विशेष अधिकार वर्ग हैं, उन पर आप कर लगाइए, उन पर आप टैक्स लगाइए, उनको आप टैक्स देने के लिए मजबूर कीजिए, तभी राज्य की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। लेकिन बाद में राजा कुलीन और पादरी के वश में आकर तुर्जो और नेकर जैसे अर्थशास्त्री, जो राजा के हितैषी थे, देश के हितैषी थे, उन्हें पद से हटा दिया गया था। अब हम आगे देखते हैं सैनिक असंतोष। देखिए, किसी भी देश के नींव के लिए, मजबूती के लिए सैनिक का होना बहुत जरूरी है। सैनिक उस देश की नींव तैयार करता है। सैनिक अगर है तो देश सुरक्षित है, क्योंकि सैनिक अपने जान पर खेलकर अपने देश की सुरक्षा करता है। लेकिन फ्रांस में 1789 ईस्वी आते आते सैनिकों की स्थिति दयनीय हो गई थी, उनमें असंतोष की भावना घर कर गई थी। अतः हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार सैनिकों में असंतोष फैला। तो कहता है, सैनिक देश की रीढ़ होते हैं और देश में सैनिक की असंतुष्टि उस देश के विनाश का प्रमुख कारण सिद्ध होता है। सैनिक की असंतुष्टि देश का विनाश का प्रमुख कारण होता है और सैनिक देश की रीढ़ होते हैं। सन 1789 आते आते फ्रांस के सैनिकों में कुछ कारणों से असंतोष घर कर गई। सैनिकों के साथ अमानवीय व्यवहार, निम्न कोटि का भोजन, वस्त्र, पुराने हथियार इत्यादि कारकों ने सैनिकों के मन में असंतोष की भावना व्याप्त कर दी गई थी। अमानवीय व्यवहार, उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता था। निम्न कोटि का भोजन, खराब वस्त्र, पुराने हथियार इत्यादि कारकों ने सैनिकों के मन में असंतोष की भावना को भर दिया। सेना में एक बात से और असंतोष जगा कि सेना के ऊंचे पदों पर उनमें योग्यता होने पर भी उनकी नियुक्ति नहीं होती थी, बल्कि उनके स्थान पर अयोग्य कुलीनों की नियुक्ति होती थी। यानी कि जो सेना में सेना थे, सेना के ऊंचे ऊंचे पदों पर अयोग्य कुलीन की नियुक्ति होती थी, जबकि सेना में जो मौजूद व्यक्ति थे उनमें योग्यता होने पर भी उनकी नियुक्ति ऊंचे ऊंचे पदों पर नहीं होती थी। इससे सेना में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। अतः सेना ने राजा के विरुद्ध क्रांतिकारियों का साथ दिया
और क्रांति नए आयाम तक पहुंचा दिया। अंत में सेना असंतोष की भावना जगी और उसने राजा के विरुद्ध जो क्रांति हो रहा था उसमें उसने राजा का साथ न देकर क्रांतिकारियों का साथ दिया, जिसके कारण क्रांति 1789 की क्रांति को और बल मिला। आगे हम लोग देखते हैं बुद्धिजीवियों का प्रभाव। जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग थे उनका कैसा प्रभाव रहा था उनको हम लोग देखते हैं। देखिए, कहता है कि फ्रांस की क्रांति का अध्ययन बुद्धिजीवियों के जिक्र किए बिना अधूरा है। आगे, इतिहासकार बुद्धिजीवी के योगदान को दो खेमों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक खेमा जो यह कहता है कि क्रांति बुद्धिजीवियों के कारण हुआ, तो दूसरा खेमा यह कहता है कि क्रांति इनके योगदान के बिना नहीं हुआ है। क्रांति तो फ्रांस की तात्कालिक परिस्थितियों के कारण हुआ था। यानी कि जो बुद्धिजीवियों का जिक्र है वो इतिहासकार दो भागों में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं। एक खेमा इतिहासकारों का यह कहता है कि क्रांति बुद्धिजीवियों के कारण ही हुआ। इतिहासकारों में, जिसमें C.D. हेजन, मेटलब इत्यादि इतिहासकार थे, इन्होंने कहा कि जो क्रांति की आत्मा है वो दार्शनिकों की आत्मा है, यानी कि दार्शनिक की आत्मा ही क्रांति की आत्मा है। इन लोगों का मत है कि ये जो दार्शनिक थे इन्होंने क्रांति को जन्म दिया, यानी कि इनके ही कारण क्रांति हुई। इन्होंने ऐसे विचार दिए, ऐसे बात कहें, लोगों के मन में ऐसे विश्वास भर दिए कि जिससे क्रांति की जन्म हो गई। इन्होंने क्रांति को गतिशीलता प्रदान कर दी और साथ में उन्होंने ये भी कहा इन लोगों ने कि जो हमारे दार्शनिक लोग थे इनके वक्तव्य से जो फ्रांस की क्रांति हुई, ऐसे वाक्य के आधार पर ये पहली क्रांति हुई, यानी कि लेखनी वक्तव्य के आधार पर हुई यह पहली क्रांति थी जो फ्रांस की क्रांति है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरे खेमे के इतिहासकार थे जिनका मानना था कि फ्रांस की क्रांति में जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग थे उनका कोई योगदान नहीं था, उन्होंने कहा कि फ्रांस की जो क्रांति है उसमें बुद्धिजीवी वर्गों के योगदान और सहायता को नकारा नहीं जा सकता है। इन्होंने क्रांति की पृष्ठभूमि को तैयार किया था, लेकिन इन्होंने क्रांति को जन्म नहीं दिया। फ्रांस की वह तत्कालिक भ्रष्ट स्थिति को इन्होंने जनता के समक्ष रखा, जिसके कारण क्रांति हुई। उसमें थॉमसन थे, हमारे थॉमसन इतिहासकार साहब थे, जिन्होंने ऐसे मत को रखा। तो आइए अब हम इन विचारकों के राय को देख लेते हैं। जो हमारे विचारक उस समय जो फ्रांस में विचारक हुए, जिसमें रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर इत्यादि थे, इन्होंने क्या क्या विचार रखे उनको देख लेते हैं। रूसो ने कहा कि मानव जन्म से ही स्वतंत्र है। सभ्यता के विकास ने उसे अनेक प्रकार के बंधनों से जकड़ लिया है। मनुष्य को स्वतंत्र रूप से जीने की आज़ादी है और कुछ करने की आज़ादी है, वह किसी का गुलाम नहीं है। रूसो कहते हैं कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, वह किसी बंधन का गुलाम नहीं है, लेकिन सभ्यता के विकास के क्रम में वह गुलाम हो गया है। रूसो की इस कथन से स्वतंत्रता और समानता जो फ्रांस की क्रांति का नारा था वो यहाँ से मिल गया। अब दूसरे हमारे दार्शनिक विचारक थे वॉल्टेयर। वॉल्टेयर महोदय कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य के हृदय में वास करता है, वह चर्च और बाइबल में वास नहीं करता। अतः वॉल्टेयर ने अपने मत और अपने विचार से धार्मिक आडंबर पर करारा चोट किया था। वॉल्टेयर महोदय ने चर्च पर कुठाराघात किया। उन्होंने चर्च व्यवस्था को अपमान नहीं किया, उस पर कुठाराघात किया और उन्होंने कहा कि जो ईश्वर है वो मनुष्य के हृदय में वास करते हैं, वो चर्च और बाइबल में वास नहीं करते हैं। उन्होंने धार्मिक कुरीतियों से समाज को ऊपर उठाया। हमारे जो अगले थे दार्शनिक, उनमें मॉन्टेस्क्यू थे। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लाइए आप।
मॉन्टेस्क्यू ने शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पुस्तक कानून की आत्मा में इसका विस्तृत जिक्र किया। मॉन्टेस्क्यू ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसे कानून की आत्मा कहा जाता है। उसमें मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को दिया। चूंकि मॉन्टेस्क्यू वैधानिक राजतंत्र को मानते थे, वो निरंकुश राजतंत्र के घोर विरोधी थे। साथ में उन्होंने जनतंत्र की इच्छा को ही सर्वोपरि माना, जहां पर जनता शासन करे और शासन विकेंद्रीकृत हो। अब हम निष्कर्ष निकालते हैं कि आखिर क्या दार्शनिकों के कारण ही क्रांति हुई या दार्शनिकों का इसमें कोई योगदान था या नहीं था। आइए हम लोग देखते हैं। उपयुक्त वक्तव्यों को देखने पर हमें मालूम होता है कि इन लोगों ने कहीं भी क्रांति का जिक्र तक नहीं किया है। हाँ, ये पुरानी व्यवस्था में सुधार के पक्षधर थे। इन्होंने प्रशासन की आईना को जनता के समक्ष रखा और बताने का यह प्रयास किया कि दाग कहाँ लगा है, अव्यवस्था और कुरीतियों से किस प्रकार हम मुक्ति पा सकते हैं। जो हमारे दार्शनिक थे, रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने पुरानी व्यवस्था में सुधार की बात कही। इन्होंने कहा कि आप पुरानी व्यवस्था में सुधार कीजिए। इन्होंने कहा कि आप पुरानी व्यवस्था में सुधार लाइए। इन्होंने प्रशासन की आईना को जनता के समक्ष रख दिया था। प्रशासन की आईना को जनता के समक्ष रखा और बताने का प्रयास किया कि दाग कहाँ लगा है, अव्यवस्था और कुरीतियों से हम किस प्रकार बाहर निकल सकते हैं। तो इन्होंने तो क्रांति की बात की नहीं। हाँ, इन्होंने क्रांति की पृष्ठभूमि जरूर तैयार की थी, लेकिन इन्होंने क्रांति को जन्म नहीं दिया था। इस प्रकार रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू जो अपने विचार को जनता के समक्ष रखा। तो ये थी फ्रांस की क्रांति के कारण, जिसमें हम लोग राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सैनिक और बुद्धिजीवियों का योगदान को देखा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।